आर्यभट्ट की खोज में श्रृंखला के दूसरे भाग में हमने ये स्थापित किया कि आर्यभट्ट कहां पैदा हुए थे और उनका जन्म स्थान अब कहां है और किस स्थिति में है। विद्वानों के मत, स्थानीय लोगों से बातचीत और संबंधित स्थानों के भ्रमण के बाद हमने आखिर उस स्थान को ढूंढ ही निकाला जहां पर आर्यभट्ट पैदा हुए थे। से झेल कर निकल गए तो दूर न मंजिल पाओगे, गले सफलता आ लपटेगी दो पग और बढ़ाओगे, रुके प्रतिज्ञा टूट गई तो तिल तिल कर जलना होगा, जीवन के इस कठिन पंथ में सोच समझ कर चलना होगा। यद्यपि आक्रांताओं ने भरपूर कोशिश की कि भारत के सभी ज्ञान विज्ञान के केंद्रों को पूरी तरह नष्ट करके वहां पर अपने धर्म प्रचार केंद्र खोल दिए जाएं, लेकिन हमारे भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान के सत्य का सूर्य इतना दैदीप्यमान है कि उसे कोई भी अज्ञान अथवा भ्रम का बादल अधिक देर तक छुपा नहीं सकता है। इस श्रृंखला के तीसरे भाग में भी हम आपका परिचय एक ऐसे स्थान से कराने जा रहे हैं जहां पर आर्यभट्ट ने अपनी वेधशाला स्थापित की थी, यानी जहां से वो ग्रहों और नक्षत्रों की गणना करते थे। आइए आपको ले चलते हैं उसी स्थान पर जिसका नाम है तारेगना। आर्यभट्ट के जन्म स्थान पर जितना संदेह रहा है उतना उनके जन्म वर्ष के बारे में नहीं है। वास्तव में उनके जन्म वर्ष के विषय में कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्यभट्टीय में स्वयं ही ये बताया है कि वे कब पैदा हुए थे। अपनी आर्यभट्टीय के तीसरे खंड यानी गीति पद में 10वें श्लोक में वो लिखते हैं कि उनके जन्म के 23 साल बाद 60 गुना 60 साल और 3/4 युग बीत चुके थे। इस श्लोक की जब व्याख्या की गई और गणना की गई तो पता चला कि कलयुग के यानी वर्तमान युग के 60 गुना 60 यानी 3600 वर्ष बीत चुके थे और प्राचीन खगोलीय गणनाओं के अनुसार वर्तमान युग के 3600 वर्षों का अंत 21 मार्च 499 को होता है और यदि इसमें से 23 कम किए जाएं तो उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। उनका ये जन्म वर्ष पूर्णतः निर्विवाद है। हमने आर्यभट्ट के जन्म व जन्म स्थान से अपना ध्यान लगभग हटा ही लिया था, क्योंकि अब हम ये स्थापित कर ही चुके थे कि वो कहाँ पैदा हुए थे और कहाँ रहे थे। मगर तभी कुछ लोगों ने हमें बताया कि आर्यभट्ट का जन्म तारेगना में हुआ था। आप वहां जाकर तहकीकात जानते हैं कि तारेगना में आर्यभट्ट को जन्म हुआ था और जब पढ़ लिया तो यहाँ आधी रात को तारा गिनते थे। ये एक और कौतूहल भरा विषय था, अतः हमने अपना पूरा ध्यान तारेगना पर लगा दिया और वहां जाने को तैयार हो गए। यानी पटना में कुसुमपुरा की स्थिति को स्थापित करके मैंने और मेरी टीम ने रुख किया तारेगना का और लगभग 1 घंटे की यात्रा व 30-32 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच गए तारेगना। तारेगना पटना के बाहरी इलाके में स्थित एक गांव है जिसे मसौड़ी या तारेगना डी भी कहा जाता है। हम जब दिल्ली से चले थे तभी हमें बता दिया गया था कि तारेगना में आर्यभट्ट ने अपनी वेधशाला स्थापित की थी और वो वहां से तारों की गणना किया करते थे। जैसे ही हम तारेगना पहुंचे तो हमने सबसे पहले तारेगना के स्टेशन पर जाने का निर्णय किया, क्योंकि हमें बताया गया था कि स्टेशन का नाम तारेगना के नाम पर ही रखा गया है।
हमने स्टेशन पर पहुंचकर अपनी कुछ तैयारियां की। यूज होती थी। स्टार्स को और काउंट उसके कैसे बाद करते थे? एक तो ये था हम कि लोगों से जो मिलने अर्थ लगे। से जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो कितने और कितनी दूरी पर हैं, और दूसरा उनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं तत्कालिक गति, कि अभी जब हम देख रहे हैं तो उस समय वो कितनी गति पे, कितना उसकी चाल है, कितने देर में कितना वो मूवमेंट है, उसको लेके हमारे इंडिया में और श्रीलंका में 2 जगह से काउंटिंग होती थी। तो श्रीलंका को इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है बिकॉज ऑफ इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के करीब होने से श्रीलंका से जो काउंटिंग होती थी उसमें एक मेथोडोलॉजी यूज होती थी जिसको हमने कहा श्रीलंकन मेथोडोलॉजी। आर्यभट्ट ने उसी को यूज किया, और आर्यभट्ट की जो टेक्नोलॉजी थी वो काउंट करने की, वो श्रीलंकन थी। ये 2 तरह से फेमस है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि तारगना में आर्यभट्ट पैदा भी हुआ, कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा रिसर्च पॉइंट और लेबोरेटरी बनाई आर्यभट्ट ने जिससे वो तारों की गणना करते थे, इसलिए तारगना है। जैसे ही हमने स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की तो हमारे होश उड़ गए। जो आपका गुप्त वंश का जो शासन था उस वक्त जो आर्यभट्ट जो थे उनका कर्मस्थली इस जगह ये रहा है। आर्यभट्ट यहाँ रहते थे और यहीं से रिसर्च किए। हम जानते हैं कि तारगना में आर्यभट्ट को जन्म हुआ था, और जब पढ़ लिखा तब यहाँ आधी रात को तारा गिनते थे। जन जन के हृदय तक आर्यभट्ट की पहुंच थी। वहां कुछ बच्चों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे आज भी आर्यभट्ट स्वयं इन्हें पढ़ा रहे हो। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक थे और आर्यभट्ट तारगना में एक ऊंचा स्थान है, यहीं से आर्यभट्ट तारे का खोज करते थे। वहाँ के लोगों ने हमें न केवल तारगना का अर्थ बताया बल्कि वहाँ की विशेषता भी बताई। यहाँ आने से पहले तो हमें भी कौतूहल हो रहा था कि आखिर इस स्थान में ऐसा रहा क्या होगा कि आर्यभट्ट ने इसे अपना कार्य क्षेत्र चुन लिया। मगर हमें स्थानीय निवासियों ने बताया कि तारगना शब्द का अर्थ है तारे गिनना, और इसके साथ जुड़े डीही का अर्थ है अन्य स्थानों की तुलना में ऊंची भूमि। इसलिए तारगना डीही का मतलब सितारों के अध्ययन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक ऊंची भूमि था। और ये तारगना गांव में यहाँ रहकर वो तारे की गणना करते थे। एक स्थान पर रह के तारे की गणना करते थे, जिसके कारण इस गांव का नाम तारगना पड़ा। वो तारा की गणना करते थे, इसीलिए तारगना का नाम तारगना पड़ा था। अब हमें समझ आ चुका था कि आर्यभट्ट ने इस जगह को क्यों चुना था। ऐसा माना जाता है और यह अब एक स्थापित तथ्य है कि बिहार के कई स्थान बार बार बाढ़ के कारण नष्ट हुए हैं, जिससे जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। अतः आर्यभट्ट ने ऐसे नुकसान से बचने के लिए अवश्य ही ऊंचे स्थान को चुना होगा। यह स्थान आज भी समुद्र तल से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्यभट्ट के समय में, यानी आज से 1700-1800 साल पहले, इसकी ऊंचाई कितनी रही होगी। इस क्षेत्र में यदि 10 मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से भी कटाव माने तो 1700-1800 सालों में लगभग 17,000 मिलीमीटर यानी 55 से 56 फुट कटाव हो चुका होगा। अतः उस समय तारगना लगभग 250 फुट व तारगना डी लगभग 300 से 325 फुट की ऊंचाई पर रहा होगा। और इतनी ऊंचाई पर पानी का पहुंचना लगभग असंभव सी बात है। इसका अर्थ यह है कि आर्यभट्ट ने तारगना को अवश्य ही सितारों और ग्रहों का अध्ययन करने के लिए चुना होगा। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि तारगना में आज भी एक ऐसा स्थान है जो बाकी स्थानों से ऊंचा है और उसे आर्यभट्ट टीला कहते हैं। हमारी जिज्ञासा एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गई। हम किसी भी हाल में आर्यभट्ट टीला को देखना चाहते थे और हम तुरंत चल पड़े। 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर
हम आर्यभट्ट टीला के पास थे। रास्ते में हमें अनिल कुमार सिन्हा नाम का एक व्यक्ति मिला, जिससे हमने उस गांव और आर्यभट्ट के साथ उसके संबंध के बारे में पूछा। हमारी उम्मीदों से परे एक बहुत ही देहाती सा दिखने वाला व्यक्ति हमें वो समझा गया जो रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप हमें बताएंगे इसका नाम तारेगना क्यों है? यहाँ तारेगना नाम क्यों पड़ा? तारेगना जो यहाँ तारा गन्ना होती थी, एक जो है ऊंच टीला है जिसको आर्यभट्ट कहा। हाँ, आर्यभट्ट की वैशाला थी, वहाँ लोग खड़ी होकर के आर्यभट्ट वो तारा की गन्ना करते थे। वो टीला कहाँ पे है? जो बगल में है। बगल में हाँ। लगभग 10 मिनट तक गांव की कहानी सुनाने के बाद वो हमें आर्यभट्ट टीला नामक स्थान पर ले गया, जिसके दर्शन को आंखें तरस रही थी। वही दृश्य सामने था, एक गंदी सी बस्ती और एक महान खगोलविद की कर्मस्थली। वाह, क्या दृश्य है! आश्चर्यजनक रूप से यह स्थान अब भी आसपास के स्थानों से ऊंचा था। एक ग्रामीण ने हमें बताया कि आर्यभट्ट टीला पहले काफी ऊंचा हुआ करता था, लेकिन बाढ़ व कटाव ने इस जगह की ऊंचाई काफी कम कर दी है। ये वही जगह है जहाँ पर आर्यभट्ट बैठकर वो तारों को गिना करते थे, इसलिए इस जगह का नाम तारेगना पड़ा। इतने सब के बावजूद भी यह स्थान आज भी सबसे ऊंचा है। अचानक हमारी नजर एक घर पर पड़ी जो आसपास के सभी घरों से ऊंचा था। मैं उस घर की छत पर जाना चाहता था, अतः मेरी टीम ने मकान मालिक से अनुरोध किया और उन्होंने अनुमति भी दे दी। कुछ ही देर में हम उस घर की छत पर थे, जहां हमने पाया कि यह घर इस इलाके में सबसे ऊंचे स्थान पर बना है। कॉलोनी के लोगों ने मुझे बताया कि 1976 की बाढ़ से पहले यह टीला लगभग 2 ताड़ के पेड़ों जितना ऊंचा हुआ करता था, यानी 70 से 80 फीट ऊंचा था। लेकिन 1976 की भीषण बाढ़ के बाद सरकार ने इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित लोगों को आवंटित कर दिया और उन्होंने वहां अपना घर बनाने के लिए टीले को समतल कर डाला। काश हम वही टीला देख पाते जो पहले था। हमने वहां के निवासियों से पूछा कि क्या इस क्षेत्र में कभी कोई खुदाई का काम किया गया था। गांव वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद आश्रय खोने के डर से वे सब चुप थे। उन्हें लग रहा था कि हम वहां खुदाई करवाने आए थे। निवासियों की चुप्पी से असंतुष्ट हमने अंततः तारेगना और उसके आसपास के कुछ बुजुर्गों और अनुभवी लोगों से बात करने का फैसला किया। इसी दौरान मनोहर नाम के एक युवा लड़के ने हमें बताया कि कैसे कुछ साल पहले लोगों का एक समूह आया जिसने उस जगह को खोदने के लिए कहा था, लेकिन इस गांव के लोगों ने इतना कड़ा विरोध किया कि उन्हें वो काम करने ही नहीं दिया। मनोहर आर्यभट्ट और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते थे। हमने जब उस ज्ञान के स्रोत को जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि आर्यभट्ट और उनके जीवन के बारे में उनके पास जो भी जानकारी है वह पैतृक कहानियों के माध्यम से मिली है। मनोहर को इस बात का भी मलाल था कि यहाँ के स्कूलों में आर्यभट्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका कहना है। जो बाकी जो लैंप होता है, जलते हैं दीपक, वहाँ पर बगल में अंधार रहता है, चौबगल रोशनी होता है। बाहर में हमारे पूरे नाम है और यहाँ पर आइएगा तो लगेगा ना कि यार यहाँ के लोग क्या कुछ नहीं बताते हैं, यहाँ के बच्चा नहीं बता रहे हैं। क्यों जानकारी रहे तब ना दिया जाए, तब ना पूर्वज हल्का फुल्का बताए, हम लोग उसको गा रहे हैं, गौन कर रहे हैं। फिर हम जब तहकीकात कर रहे थे तो एक और तथ्य निकलकर हमारे सामने आया। स्थानीय लोगों ने बताया कि तारेगना का नाम पहले अब्दुल्लागढ़ था, लेकिन बाद में इसे बदलकर तारेगना डी कर दिया गया।
ये सुनते ही हमारे दिमाग में बिजली सी कौंध गई और आक्रांताओं द्वारा किए गए विनाश की तस्वीर हमारे दिमाग में उभरने लगी। हम चाहे किसी भी ज्ञान केंद्र पर चले जाएं, किसी को भी देख लें, नाम बदलना व वहां के सबूतों को नष्ट करना आम बात है। आक्रांता लुटेरे थे, उन्हें ज्ञान से कोई मतलब नहीं था। खैर, हमें यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि कम से कम अब तो इस जगह का नाम तारेगना ही है। हमें भी इस बात का मलाल था कि जिस स्थान से आर्यभट्ट का नाम जुड़ा है उस स्थान पर आर्यभट्ट के नाम से कुछ भी नहीं था। जब हमने लोगों को बताया कि ये स्थान भारतीय इतिहास में अपनी अलग जगह रखता है तो एक अधेड़ ग्रामीण ने शिकायत भरे लहजे में बोला, यदि ये स्थान भारतीय इतिहास में इतना ही महत्व रखता है तो अब तक उपेक्षित क्यों है? जैसे यहाँ बात यह है, यहाँ हम लोग भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं। जब यहाँ के बाद से हम लोग भी जानने लगे कि यहाँ आर्यभट्ट रहते थे पहले। गाँव छोड़िए ना, आर्यभट्ट के जो ऊंची टीला थी, बहुत सारे लोग आए, वैज्ञानिक आए, खाली आए, अच्छा लोगों से इंटरव्यू लिए, पूछिए, चल दिए। उसके बाद उसके सुनने वाला कोई नहीं। इस टीले का क्या हुआ, आर्यभट्ट का क्या हुआ, क्या विकास होने जा रहा, क्या इसकी प्रगति होगी भविष्य में, कोई नहीं इसके। उनकी बातों में राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ असंतोष और गुस्सा साफ झलक रहा था। इस सवाल ने हमें निरुत्तर कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि वाकई तारेगना दुनिया भर में मशहूर है तो वहां कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इस महान हस्ती के नाम पर हो या इसकी याद दिलाए। अब हमारी टीम ये पता करने की कोशिश में लग गई कि क्या गांव में ऐसा कुछ है जिसका नाम आर्यभट्ट के नाम पर हो। हम सड़कों पर घूमते रहे, लोगों से पूछते रहे कि गांव में कुछ ऐसा है या आसपास ऐसा कुछ है जिसका नाम आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया हो, लेकिन दुर्भाग्य से हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। हम भी अपनी धुन के पक्के थे। आर्यभट्ट के नाम से कुछ खोजे बिना उस स्थान को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। लोगों के बताए अनुसार मैं और मेरी टीम ने मसौड़ी में विष्णु सूर्य मंदिर का दौरा किया, जिसका आर्यभट्ट से संबंध बताया गया था। मगर वहां के पुजारी ने बताया कि यह प्रसिद्ध मंदिर 1949 में मुख्य रूप से छठ पूजा के दौरान प्रार्थना करने के लिए बनाया गया था और उसका आर्यभट्ट से कोई सीधा संबंध नहीं था। आपने क्या नाम बताया अपना? केदारनाथ पांडे। ये मंदिर 1949 में बना है, तो ये किस चीज का मंदिर है? विष्णु भगवान और सूर्य भगवान का। अच्छा, सूर्य भगवान का मंदिर क्यों बनाया गया है? सूर्य भगवान का मंदिर, विष्णु भगवान जब हुए यहाँ अर्घ्य पड़ता है कार्तिक में और चैत में। गांव से मंदिर से उत्तर है, वहाँ बहुत ऊंचा है, टीला है। अब तो मकान बन गया है, इन्हें बहुत बड़ा टीला था, उस पर से ताकते थे तो तारा जमाता था, तारा गिनते थे। हाँ, आर्यभट्ट बैठ के हाँ वहाँ पर। और ये सूर्य मंदिर का आर्यभट्ट से कोई संबंध है? ना, संबंध तो मानिक से है। पुजारी की बातों से हम पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाए। अभी भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। हम ये समझ ही नहीं पाए कि तारेगना के पास सूर्य मंदिर आखिर बनाया क्यों गया था, और इस बात का अभी तक कोई रिकॉर्ड मौजूद क्यों नहीं था कि मंदिर 1949 से पहले मौजूद था या नहीं था। खैर, हम अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे और फिर हमने उस बात को सही होते देखा कि किसी चीज को यदि शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे तुमसे मिलाने में। जब हम मंदिर से तारेगना की ओर वापस आ रहे थे तो हमने पाया कि मसौड़ी को तारेगना से जोड़ने वाली एक सड़क का नाम आर्यभट्ट के नाम पर था। यह देखकर हम खुशी के मारे लगभग उछल पड़े। यह हमारे लिए किसी खोज से कम नहीं थी। आखिरकार हमने वो पा ही लिया जो हम खोजना चाहते थे।
एक दीवार पर आर्यभट्ट का नाम देखकर हमारी टीम वाकई बहुत खुश हुई। तारेगना के लोगों का ये मानना था कि आर्यभट्ट ने तारेगना टीला पर जो अपनी वेधशाला स्थापित की थी वो आज भी इसी जगह के नीचे दबी पड़ी है। यद्यपि हम उनकी बातों से असंतुष्ट तो नहीं थे, उनकी बातों को इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास ना ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण था और ना ही कोई पुरातात्विक प्रमाण था। फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यहां पर आर्यभट्ट की वेधशाला नहीं रही होगी। सरकार को चाहिए कि आज के वैज्ञानिक युग में उपग्रहों के माध्यम से इस जगह का सर्वेक्षण करें और ये पता लगाए कि क्या वास्तव में आज भी आर्यभट्ट की वेधशाला इस जगह के नीचे दबी पड़ी है, और यदि है तो वो एक अनमोल खजाना है। तारेगना छोड़ने से पहले हमने जिस घर के नीचे आर्यभट्ट टीला का अस्तित्व बताया गया था, हमने उसके मालिक से मिलने का एक बार और मन बनाया। तो उसने हमें बताया कि तारेगना केवल एक ही नहीं, उनके बुजुर्ग बताते थे कि बिहार में कुल 7 स्थान ऐसे थे जहां आर्यभट्ट ने अपनी प्रयोगशाला बनाई थी, और 7 को तारेगना कहा जाता था क्योंकि वे 7 जगह ही तारों की गणना करने के लिए काम में आती थी। उसने हमें 4 स्थानों के नाम तो बता भी दिए। उन 7 में से 2 का तो हमें पता चल भी चुका था, शेष 5 की खोज अभी बाकी थी। वो 2 स्थान, एक तो वो जो हमने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया खगोल, और दूसरा जहां पर हम मौजूद हैं तारेगना डी। दोस्तों, हमारे एक तारेगना का दौरा तो पूरा हुआ, वो हमने ढूंढ निकाला और लगभग ये स्थापित हो गया कि यहां पर आर्यभट्ट ने अपनी वेधशाला स्थापित की थी। मगर जो हमें जानकारी मिली कि 7 तारेगना हैं, अभी बाकी जगहों को खोजकर उनकी कड़ी जोड़ना बाकी है और इस क्षेत्र में छुपे रहस्यों को उजागर करना भी बाकी है। इसलिए हम एक बार फिर निकल रहे हैं आर्यभट्ट की खोज में। आप जुड़े रहिए हमसे। अगली बार एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर आऊंगा। धरती पर सप्तऋषि मंडल। जय हिंद, जय भारत।